ये साथियों शुरू करते हैं ये नया टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आने वाले पीसीएस प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। इसमें हम लोग एकदम टू द पॉइंट करेंगे, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं उनको करेंगे और एकदम टू द पॉइंट पॉइंटर फॉर्म में। ठीक है, चलिए फिर। और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? Established the office of Governor General of Bengal with an executive council, made Bombay and Madras governors subordinate to Bengal, laid the foundation for central administration in India, set up a Supreme Court at Calcutta, prohibited company servants from private trade। तो अब हिंदी में देख लें। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और एक कार्यकारिणी परिषद स्थापित की गई। बॉम्बे व मद्रास के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कंपनीज, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, क्रिएटेड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट। तो हिंदी में क्या है? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में भेद किया गया। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। द्वैत सरकार की अवधारणा लागू की गई। फिर चार्टर एक्ट 1793, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 भी इसे कहते हैं। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? extended the East India Company's trade and administrative rights in India for 20 more years, asserted that company's governance was on behalf of the British Crown, affirming Crown sovereignty, required the company to pay the British government an annual sum of 5 lakh pounds from Indian revenue after expenses। तो अब ये कर दिया गया कि कंपनी को हर साल 5 लाख पाउंड इंडिया के रेवेन्यू से देना है अपने खर्चे निकालने के बाद। ठीक। फिर मेड रॉयल अप्रूवल नेसेसरी फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड कमांडर इन चीफ, स्ट्रेंथेंड द गवर्नर जनरल अथॉरिटी, allowing him to override the council's decisions in Madras and Bombay, separated revenue administration from judicial functions, leading to more efficient courts, banned senior officials from leaving India without British government's permission, allowed both individuals and company employees to trade in India via company license, जैसे क्या कहा गया? कंट्री ट्रेड प्रिविलेज। अब हिंदी में इसको देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार और प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। कंपनी का शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर होने की पुष्टि की गई, जिससे सम्राट की सर्वोच्चता स्थापित हुई। कंपनी को भारत के राजस्व से 5 लाख पाउंड वार्षिक ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य किया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही स्वीकृति आवश्यक की गई। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि, जिससे वे मद्रास और बॉम्बे के परिषदों के निर्णय को अनदेखा कर सके। राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग किया गया, जिससे न्यायालय अधिक कुशल बने। वरिष्ठ कंपनी अधिकारियों के लिए सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ने पर रोक। व्यक्तिगत व्यापारियों तथा कंपनी कर्मचारियों को कंट्री ट्रेड प्रिविलेज के तहत भारत में व्यापार की अनुमति मिली। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना। तो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में, उसे ख़त्म कर दिया गया, सिवाय चाइना के साथ ट्रेड करने में और टी का ट्रेड करने में। इन दो का परमिट किया गया, बाकी जो है पूरी ट्रेड मोनोपोली इंडिया में कंपनी ख़त्म कर दी गई। प्रोमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। चाय और चीन को छोड़कर पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा। ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई कि वो अपना ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई कि वो अपना जो है ईसाई धर्म को फैलाने के लिए अपना कार्य कर सकें।
फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंडेड कंपनीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, प्रपोज ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो अभी यहाँ प्रपोज किया गया, हुआ नहीं है ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए। तो हिंदी में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ बंद की गईं। सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एस्टैब्लिश्ड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट। तो विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया गया। एक विधान परिषद की स्थापना, सिविल सेवा भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता लागू की गई। तो यहाँ से खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए सिविल सेवा में भर्ती के लिए लागू की गई। ठीक। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, पावर ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन, इंडिया एडमिनिस्ट्रेड बाय अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड अ काउंसिल, ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एस्टैब्लिश्ड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, संपूर्ण शासकीय शक्ति ब्रिटिश सम्राट के अधीन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा एक परिषद के माध्यम से भारत का प्रशासन, वाइसरॉय का पद स्थापित। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 started the process of legislative decentralization, allowed Indians to be nominated to legislative councils, restored legislative powers to Bombay and Madras। तो हिंदी में इसको विधायी विकेंद्रीकरण की शुरुआत, भारतीयों को विधान परिषद में नामित करने का प्रस्ताव, बॉम्बे और मद्रास को पुनः विधायी अधिकार प्राप्त हुए। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स: increased number of non-official members in legislative councils, allowed council members to discuss budgets and address questions। तो विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, सदस्यों को बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने की अनुमति मिली। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, इसमें के इंपॉर्टेंट फीचर्स: इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, enlarged legislative councils and enhanced Indian participation। तो हिंदी में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, विधान परिषदों का विस्तार और भारतीय सहभागिता में वृद्धि। ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोन्टागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसे बोलते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट: इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, डायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें फिर इसके हिंदी में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट: ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज्ड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांटेड, bicameralism in provinces, abolished diarchy in provinces and introduced at center, extended the franchise। तो हिंदी में पढ़ने से: अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, प्रांतीय स्वशासन की व्यवस्था, प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में लागू, मतदान के अधिकार का विस्तार। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? एंडेड द ब्रिटिश रूल, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, अलाउड डोमिनियंस टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में ब्रिटिश शासन का अंत, भारत एवं पाकिस्तान स्वतंत्र हुए, वाइसरॉय का पद समाप्त हुआ, दोनों उपनिवेशों को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता मिली। तो ये एक इंडियन एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक छोटा सा वीडियो था, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पॉइंटर फॉर्म में इंक्लूड किए गए, तो जो कि पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा।